मेरा नाम अरशद वारसी है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पीरियड में जो अभी चल रहा है? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है। ये जो काल चल रहा है, कोरोना काल जिसको कहा जा रहा है, और ये लगभग 2 साल से ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। इसके लिए हमारी सरकार ने कई अच्छे कदम उठाए हैं। और जो आम जनता के लिए आप सवाल कर रहे हैं कि आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा है, तो मैं तो एक जर्नलिस्ट के हिसाब से, एक पत्रकार के हिसाब से, हालांकि पत्रकारिता पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो आम जनता है उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है, ये हम पत्रकारों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि हमने लोगों ने उस दौर को देखा है जो कोरोना काल चला, जो आपदा आई, जिसमें बेचारे गरीब जो फुटपाथ पे सो रहे थे, जो अपनी ज़िंदगी झुग्गी झोपड़ियों में बसर कर रहे थे, उनके लिए ये काल उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक काल साबित हुआ है। इसके लिए सरकार ने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने पूरी कोशिशें नहीं की। उन तक वो चीज़ें नहीं मुहैया हो पाई जिनके लिए वो तड़प तड़प कर फुटपाथ पर मर गए। क्योंकि हमने लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बेचारे तड़पते रहे फुटपाथों पर और उनको वो सुविधाएं नहीं मिल सकें। बड़ा आदमी तो क्या, बड़े आदमी को कोरोना हुआ तो उसको तो अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, लेकिन उन बेचारों के लिए सरकार ने ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं कर पाई जो बेचारे फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी झुग्गी झोपड़ियों में अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। कई आप लोगों ने भी ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें बच्चियां भूख से तड़प रही हैं और अचानक लोगों ने आके उनको देखा कि बेटा तुम कितने दिन से भूखे हैं। तो कोई बच्ची कह रही है कि हम 2 दिन से भूखे हैं, कोई कह रहा है 3 दिन से भूखे हैं। मेरे पास एक ऐसा वाकया है कि बड़े आदमियों को भी फ़र्क पड़ा है, उनकी ज़िंदगी पे भी फ़र्क पड़ा है। बड़ा आदमी किसी से मांग नहीं पाया, छोटा आदमी तो क्या है, चलो दूसरे के घर पे या संस्था के माध्यम से उसने मांग लिया, संस्थाओं से मांग लिया कि भाई हम 2 दिन से भूखे हैं। लेकिन जो बड़ा आदमी था, जो पैसा भी नहीं निकाल पाया, उसके लिए मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि गोरखपुर का ऐसा वाकया है कि उस व्यक्ति की, जिसके ऊपर ये वाकया है, जिसका ये माजरा है, 2 माले की बिल्डिंग, और वो लोग अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से बसर कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन वहाँ का जो सभासद कहते हैं, वहाँ अपने यहाँ पार्षद होता है, वहाँ सभासद होता है, वो रोटी और खाद्यान्न बांटने के लिए जब वहाँ से निकला तो उसी बिल्डिंग के बराबर में जो गरीब तबके के लोग थे उनको वो बांट रहा था। तो ऊपर से 2 बच्चे झांक रहे थे। अचानक किसी व्यक्ति की नज़र उन ऊपर 2 बच्चों पर पड़ी, तो उनकी आंखें बता रही थीं कि मामला क्या है। तो उन्होंने बच्चों से रोटी दिखाई, उसको सामान दिखाया, बोले ये आपको चाहिए। तो एक बच्ची जो थी वो थोड़ी बड़ी थी, उसने उस बच्ची को खींच लिया। सरासर इस बात को समझ गया और वो तुरंत अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ में उस बिल्डिंग में गया। तो देखकर वहाँ का उस बिल्डिंग का माजरा, उनके घर का माजरा, जो पैसे कौड़ी से बहुत धनवान थे, लेकिन उनके घर में 3 दिन से खाने को नहीं था। वो लोग इतना परेशान हो रहे थे लेकिन किसी से मांग नहीं सकते थे। तो ऐसे कई माजरे सामने आए हैं हम लोगों के, कि हम लोगों की आंखें खुद ही जो हैं रुआसी हो जाती थी लोगों को देख करके। और इस आमेर में जहाँ आप आए हैं, यहाँ के लोगों की, यहाँ भी 200-250 गाड़ियाँ, 300 गाड़ियाँ चलती थी। अब आप देख रहे हैं कि कम से कम 50 से 60 गाड़ियाँ, बल्कि 100 गाड़ियाँ ऐसी बिक गई हैं जिन्होंने अपनी मजबूरी में, क्योंकि उनके पास रखा हुआ धन था वो कोरोना काल में ख़त्म हो गया, उन्होंने मजबूरी में अपनी गाड़ियाँ बेच दी। आज यहाँ मुश्किल से 200 या 250 गाड़ियाँ चलती होंगी, पहले तो यहाँ 300 साढ़े 300 चलती थी। यहाँ के भी लोगों का, ड्राइवरों का, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ ड्राइवरी से, और ये पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल के ही उससे माध्यम से उनका गुजारा चलता था, उनके लिए 2 साल जब गाड़ियाँ नहीं चलीं कोरोना काल में, तो उन लोगों के दिल से क्या उनके ऊपर गुजरी ये तो वो लोग बता सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों की नज़रों के सामने भी हमने लोगों ने देखा कि मजबूरी में लोगों ने अपने साधन बेच दिए, अपने घर के सामान बेच दिए अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए। सरकार ने बहुत कोशिश की, सरकार इस बात की बधाई के पात्र है कि उसने कोरोना काल में कोरोना पे जो कब्ज़ा किया, जो उसके लिए कार्य किए, और जो कोरोना की जो वैक्सीन चलाई है, आज हमारा
100 करोड़ लोगों को बता रहे हैं लग चुकी है। कोरोना काल में ये वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, पहली और दूसरी डोज लोगों ने ले ली है, कोरोना कम हो रहा है। लेकिन अब ये तीसरी जो बता रहे हैं, इसमें भी लोगों पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार के पास में भी मुझे लगता है इतना नहीं होगा कि वो लोगों का उतना बंदोबस्त कर पाए जो उसने पहले काल में और दूसरे काल में लोगों को मुहैया कराई सारी चीज़ें। तो अब आप तो देख ही रहे हैं कि ये जो तीसरा आया है, इसमें भी कर्फ्यू भी लग गया है रात से 8 बजे के बाद में। लेकिन रात में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात में कर्फ्यू लगाने से क्या फ़ायदा क्या हो रहा है सरकार को। भीड़ें तो वैसे ही हो रही हैं बाज़ार में, दिन में तो सारा मामला वही हो रहा है। कोरोना अगर रात में निकलता है, क्या वो शहंशाह है कि जो रात में ही निकलता है और रात में ही लोगों को जो है जाकर पकड़ता है। तो रात का जो कर्फ्यू लगा रहा है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन सरकार तो सरकार है, वो अपने हिसाब से चलती है। लेकिन मेरे हिसाब से दिन में जो कंट्रोल सरकार अगर कर सके कि जो ज़्यादा भीड़ों वाले क्राउड वाले इलाके हैं उन पर कंट्रोल कर सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे आप सराह सकते हैं, मेरी बात को आप दिल से न लगाएं। अगर कोई गलत लग रही हो तो आई एम वेरी सॉरी, थैंक यू। जैसा कि आपने बताया कि आप ऐसे से पत्रकार हैं, जी। पत्रकार होने के नाते जी, कोई ऐसा सजेशन जो सरकार को और आमजन को आप दे सको, जो अभी तक नहीं लागू हुआ है, सरकार नहीं कर पाई किसी कारणवश? भाई देखिए, सरकार अपने हिसाब से सारे काम कर रही है। सरकार है, हम लोग उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पत्रकार भी क्या है, कोई चीज़ होती है सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम पत्रकार होता है, हम ही लोग उस बात को पहुंचाते हैं। तो मैंने अभी कहा कि जो रात में जो कर्फ्यू लगा रहे हैं 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद में, वो सरकार के हिसाब से कहीं तक ठीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। अगर कंट्रोल करना है तो दिन में जो क्राउड हो रही है ज़्यादा, जो भीड़ भाड़ इलाके हो रहे हैं, उन पर कंट्रोल करना चाहिए। जो अब ये चुनाव जो आ रहे हैं और चुनाव में 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख की भीड़ इकट्ठा हो रही है, उस पर सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं तमाम रैलियां हो रही हैं, भाजपा की हो रही हैं, समाजवादी पार्टी की हो रही हैं और अन्य पार्टियों की हो रही हैं, जिसमें 2-2 से 2.5 लाख, 3-3 लाख। क्या वहां कोरोना नहीं जाएगा? क्या वहां कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो वहां नहीं जाएगा? पब्लिक को ही परेशानी का सबब क्यों बनाया जाता है? और फिर रात में कर्फ्यू लगाने का क्या मकसद है? मेरे तो ये समझ से बाहर है। दिन में तो आप कंट्रोल करें, मेरा सरकार से भी यही है कि दिन में आप कंट्रोल कर सकें, और ख़ास तौर से उन क्राउड वाले इलाकों में जहां भाई मास्क के लिए आपने कहा है कि मास्क अनिवार्य हो गया है, मास्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं? आप अभी यहाँ जयपुर में चले जाएं, 100 में से मुश्किल से 20 या 30 लोग जो है मास्क लगाए होंगे। कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत मास्क पर है, और क्राउड वाले इलाकों में है, जो ज़्यादा क्राउड वाले इलाके हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रात का तो मैं कोई मकसद नहीं समझता कि रात में कर्फ्यू लगाने से या रात में कोरोना आ रहा होगा। क्या वो रात में क्यों निकलता है कोरोना? क्या रात में लोगों को पकड़ लेगा? दिन में नहीं पकड़ेगा। दिन में तो बहुत सारी भीड़ हो रही है, बाजार फुल हो रहे हैं, लोग शॉपिंगें कर रहे हैं, लोग खुल एक दूसरे से टच हो रहे हैं, एक दूसरे से सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार जो है वो सरकार को दिन में ही इतना थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, खास तौर से क्राउड वाली जगहों पर। और ख़ास तौर से अब जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें पब्लिक पे भी जो है वो कंट्रोल करना चाहिए कि जैसे अभी उन्होंने शादियों के लिए कहा था कि 50 लोग जाएंगे, 50 लोग, आगे वाले जो कोरोना काल निकल गया उसमें 50 लोग ही शादियों में जाएंगे। इस तरह से अगर वो इन सभाओं पर भी कंट्रोल करें तो मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं कोरोना पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका।